गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज, ऐसी संचारी रोग जो हमारे सेक्सुअली जो रूट होता है उसके थ्रू फैलती है, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोनोरिया क्या होता है। गोनोरिया कॉज इन्फेक्शन बाय गोनोकोकाई। गोनोकोकाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से हमको गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है। प्रोड्यूस लोकल कॉम्प्लिकेशन लाइक यूरेथ्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस। इसका मतलब कि ये लोकल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, जैसे कि यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस मतलब जो हमारा यूरेथ्रा होता है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस मतलब जो हमारा बच्चेदानी होती है उसके अंदर की जो लाइनिंग्स होती है एंडोमेट्रियम, ये वहां पे इन्फेक्शन करता है। also produce systemic complication like dermatitis, meningitis, etc. और ये हमारे systems को भी, हमारी बॉडी में जितने सिस्टम है उसको भी ये कॉम्प्लिकेशन उसमें भी देता है, जैसे कि डर्मेटाइटिस और मेनिंजाइटिस। इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 10 days। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हमारा गोनोरिया का निजरिया गोनोरिया। ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब कैसे फैलता है, मेनली बाय सेक्सुअली इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब किसी के साथ आपने संबंध बनाए और वो इंसान भी खुद इन्फेक्टेड होगा, तो ऐसे बहुत चांसेस है कि वो फैल जाए। वे ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न चाइल्ड, ऐसे भी फैल सकता है जैसे कोई मदर है, उसको अगर ये गोनोरिया इन्फेक्शन है तो उससे उसके होने वाले बच्चे को भी आसानी से फैल जाता है। साइन एंड सिम्टम्स। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स आदमी और औरत और बच्चों में अलग अलग है। सबसे पहले है इन मेल्स। मेल्स में क्या है, आदमियों में, इंक्लूड पुरलेंट विद पस यूरेथ्रल म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, जो यूरेथ्रा का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यूरेथ्रा, वहां पर पस बनने लग जाता है विद डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन। और उसके बाद जब वो मेल जो है वो यूरिन पास करने जाएंगे, तो जब वो यूरिन पास करेंगे तो उस टाइम उनको बहुत पेन होगा और पेन के साथ उनका थोड़ा थोड़ा पस भी बाहर आएगा। फीमेल्स में है, औरतों में इंक्लूड डिस्यूरिया। डिस्यूरिया होता है मतलब उनको भी यूरिन करने में दर्द होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी उनको यूरिन आएगा। इंक्रीज वेजाइनल सिक्रीशन, और उनका वेजाइना से अब एबनॉर्मल तरीके से सिक्रीशन, कुछ चीज बाहर निकलती है। इन चिल्ड्रन, और बच्चों में कैसा, एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ऑफ आइज। बच्चों में हमारा आंखों की बीमारियां होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आंखों में जैसे कंजेक्टिवाइटिस हो जाती है, जिसको आंखें आना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आंखों से रिलेटेड बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती है हमारा। ठीक है, इसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करना है। डिटेक्शन ऑफ केसेस ऑफ गोनोरिया। सबसे पहले तो हमको, अगर आपको पता चल रहा है कि इस वाले कम्युनिटी में, इस एरिया में गोनोरिया के केसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो हमको वो फर्स्ट डिटेक्ट करने हैं। उसके बाद केसेस ऑफ गोनोरिया इज आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेटेड, और उनको आइडेंटिफाई करके हमको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कॉन्डम। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों को यूज करनी है। कॉन्डम हो गया, कॉपर टी हो गए, ठीक है, ये सब चीजें। अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, और हमें अनसेफ सेक्सुअल मतलब अगर कोई किसी के साथ जब संबंध बनाते हैं उस टाइम पे भी वो अनसेफ नहीं होने चाहिए, उस टाइम पे भी पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन लोगों को अपनाने चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे रिलेटेड अवेयरनेस आमतौर पर पब्लिक को देनी चाहिए। अब हमारा सेकंड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो है सिफिलिस। इट इज अ क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फेक्शन। ये बहुत लंबे समय का इन्फेक्शन है जो हमारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड है अबाउट 10 days to 10 weeks, मतलब 10 दिन से लेकर 10 हफ्तों तक भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और एवरेज पीरियड इज 3 weeks, और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि 3 weeks में इंक्यूबेशन पीरियड इसका हो जाता है, मतलब सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमको ये इन्फेक्शन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और कैसे ये ट्रांसमिट होता है, मेनली स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पार्टनर। सबसे पहला तो कि किसी के अगर ऐसे संबंध है और उसका सेक्सुअली पार्टनर है जिसके साथ संबंध है उसके, वो पर्सन भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, तो इजिली चांसेस है कि ये फैल। लेस कॉमन, और ज्यादा कम चांसेस है कि ब्लड के थ्रू ये फैल रहा है, खून के थ्रू, और मदर टू चाइल्ड
फैलने के स्टेजेस। अब स्टेजेस है हमारे सिफिलिस के 3 स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी में हमें पूरी बीमारी आ जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी हमारा 10 से 90 दिन के बीच वाले पीरियड को प्राइमरी बोलेंगे। सेकेंडरी 6 हफ्तों से लेकर 6 महीने वाली जो स्टेज होगी उसको सेकेंडरी बोलेंगे। और टर्शियरी 10 से 30 साल के बीच में आफ्टर प्राइमरी पीरियड ऑफ लेटेंसी, प्राइमरी पीरियड के से 10 से 30 साल के बीच में जो पेशेंट को सिम्टम्स होंगे और जैसा वो होगा उसको हम टर्शियरी डिजीज में रखेंगे। फिर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में डिटेक्शन ऑफ केसेस। सबसे पहले तो जितने भी केसेस हैं हमको उनको डिटेक्ट करना है, पता लगाना है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। फिर पेशेंट को एनकरेज करना है, या फिर नॉर्मल हम कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को एनकरेज करना है कि सेक्सुअली जब भी किसी के साथ कांटेक्ट करें, ठीक है, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करें ताकि प्रेगनेंसी ना ठहरे। अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। और अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट अपने पार्टनर के साथ नहीं होने चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज। और आमतौर पे जो कम्युनिटी वाले लोग हैं उन लोगों को एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में अवेयरनेस दिलानी है उनको। फिर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं एड्स। क्रॉनिक इन्फेक्टेड इन्फेक्शन विद एचआईवी। तो जो हमारा एचआईवी एड्स है ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, मतलब लंबे समय तक रहने वाला इन्फेक्शन। रिड्यूस इम्यूनिटी टू अदर इन्फेक्शन। और ये अगर एक बार कोई पर्सन एचआईवी से ग्रस्त हो गया तो उसके अंदर इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो और इन्फेक्शन इजिली उसको हावी हो सकता है उसकी बॉडी पे। इंक्यूबेशन पीरियड है एडल्ट में 8 से 10 साल, और बच्चों में बिलो 5 ईयर्स जो 5 साल से कम हो उनको विद इन 2 ईयर्स में इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। पॉजिटिव एजेंट है इसका एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे फैलता है, सबसे पहले है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी का सेक्सुअली कॉन्टैक्ट है तो इजिली ये फैल सकता है थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड ट्रांसमिशन। अगर किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया एक इंसान से दूसरे इंसान में, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कर दिया, या ब्लड का कोई भी प्रोडक्ट जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, ठीक है, उस टाइम हमने अच्छे से जांच नहीं करी उस ब्लड प्रोडक्ट की और ऐसे ही डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो जिसपे उसका खून चढ़ाया जा रहा है उसको भी चांसेस है बहुत आसानी से होने के। बाय शेयरिंग कंटामिनेटेड निडल्स ऑफ और सिरिंजेस। कंटामिनेटेड सिरिंज मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज या फिर निडल हमने किसी और को शेयर कर दी, तो इससे भी चांसेस है कि उसको एचआईवी एड्स हो जाए। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है, कोई मदर इन्फेक्टेड है तो उससे उसके होने वाले बच्चे को भी आसानी से एड्स होने के चांसेस है। ऑल्सो थ्रू बॉडी फ्लूइड्स लाइक सीमेन, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सीमेन, इसके थ्रू भी ये फैल सकता है एक इंसान से दूसरे टाइम इंसान पे। ऑल्सो थ्रू अनस्टेरिलाइज पियर्सिंग ब्लेड्स एक्सेट्रा, ठीक है। और जैसे कि हम पियर्सिंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं कान चिलाने के लिए और जैसे बॉडी में कहीं पियर्सिंग करने के लिए, या फिर कोई ब्लेड जो हम पार्लर जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो उस टाइम जो वो लोग ब्लेड्स यूज करते हैं, अगर वो अच्छे से दूसरा जो यूज कर रहे हैं या तो फ्रेश यूज करें, ठीक है, अगर फ्रेश यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको स्टेरलाइज कर दें। लेकिन अगर वो अनस्टेरलाइज होंगे तो इसके थ्रू भी अगर उन्होंने कभी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को यूज कर दिया और उसी से वो किसी और को भी यूज कर रहा है तो इससे एचआईवी एड्स होने के बहुत चांसेस हैं। साइन एंड सिम्टम्स है इसके। फर्स्ट सिम्टम्स अकर विद इन 6 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन। पहला सिम्टम्स हमारे प्राइमरी सिम्टम्स हमारा वो एचआईवी इन्फेक्शन जब बॉडी में डाला है वो वायरस, तब से 6 वीक्स तक जो हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे वो है स्वेलन लिम्फ नोड्स, हमारे लिम्फ नोड्स बॉडी के स्वेल हो जाएंगे, सूज जाएंगे। फीवर, बुखार आएगा, फैटीग, रैश, सोर थ्रोट, ठीक है। और अदर सिम्टम्स आर, और क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, फीवर परसिस्टिंग फॉर मोर देन 1 मंथ, और बुखार भी रह सकता है उसको 1 महीने से ज्यादा। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, और वेट लॉस वजन में बहुत भारी गिरावट आ जाएगी, समझ नहीं आएगा कि क्यों आ रही है। डायरिया, दस्त लग सकते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पेशेंट की बहुत लो हो जाएगी तो इजीली उसको ऐसे इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं।
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट HIV इन चिल्ड्रन, क्योंकि HIV ज्यादातर बच्चों को होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे जो एडोलेसेंट वाली एज में होते हैं उनको हर नई चीज करने के इच्छुक होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनमें। तो इसीलिए हमें जो स्कूल में 10th 11th 12th वाले बच्चे होते हैं, इन बच्चों में ज्यादा HIV की अवेयरनेस देनी चाहिए। यूज प्रोटेक्टिव मेजर्स लाइक कॉन्डम्स एक्सेट्रा, और वाइल मेकिंग, मतलब जब हम फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी एक्टिविटी में किसी इंसान के साथ, तो उस टाइम पे हमको प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि कॉन्डम। स्क्रीनिंग ऑफ ऑल ब्लड प्रोडक्ट्स एंड टिश्यू फॉर ट्रांसप्लांट, ठीक है। और अगर आपने किसी का ब्लड ले रखा दिया है या किसी से लेना है या कोई टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उस टाइम भी हमें उनकी पूरी जांच करवानी चाहिए। use sterilization method for instrument used for piercing of nose and ear lobes, ठीक है। स्टेरल हम नाक और कान छिदाने के लिए टाइम जो औजार यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो भी हमारा पूरा अच्छे से स्टेरलाइज होना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज, सिंगल यूज निडल एंड सिरिंज, ठीक है। और डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करनी चाहिए हमें पेशेंट के लिए, या फिर निडल यूज करनी चाहिए। बाय अवॉइडिंग प्रेगनेंसी बाय इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड वुमेन है कोई अगर, ठीक है, तो उसको मना करनी चाहिए कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई तो उससे उसके बच्चे को भी होने के बहुत चांसेस हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये हमारा 7th पॉइंट है। यूज प्रॉपर प्रोटेक्शन बाय हेल्थ केयर वर्कर्स लाइक ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग इन्फेक्टेड पेशेंट, ठीक है। और अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर जैसे डॉक्टर या नर्स कोई हमारा उसको केयर कर रहा है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उस टाइम पे उसको पूरा PPE किट पहन के जानी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर बिहेवियर विद इन्फेक्टेड पर्सन, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको वो बीमारी है उसके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ऐसे नहीं करना कि मतलब जो स्टिग्मा है वो उसके साथ नहीं करना, वो छुआछूत ऐसा नहीं करना, क्योंकि बीमारी किसी का छूने से नहीं फैलती, ठीक है। तो करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज द की टू एड्स प्रिवेंशन। करेक्ट और हमें पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए HIV एड्स को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला हमें क्या क्या इससे जुड़ी सही धारणाएं हैं, वो ये है, थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये फैलता है। रिसीविंग HIV इन्फेक्टेड ब्लड, अगर हमने किसी HIV इन्फेक्टेड ब्लड पर्सन का ब्लड ले लिया तो ये इजीली फैल सकता है। बाय यूजिंग अनस्टेरलाइज्ड निडल और निडल प्रीवियसली यूज, और अगर हमने अनस्टेरलाइज्ड निडल यूज कर ली, ठीक है, और ऐसी इंजेक्शन यूज कर लिए, ऐसे निडल यूज कर लिए जो पहले भी हमने किसी के लिए यूज करे, ऐसे फैल सकता है। चौथा है फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर टू हर बेबी, ठीक है। कोई HIV पॉजिटिव मदर है तो उससे उसके बच्चे होने वाले बच्चे को भी इजीली फैल सकता है। और HIV एड्स से जुड़ी जुड़ी गलत धारणा ये है कि ये टच से फैलता है, थ्रू मच्छर के काटने से फैलता है, साथ मिलके काम करने से फैलता है, और लास्ट है बाय शेयरिंग फूड क्लोथ्स एंड टॉयलेट्स, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर हमने उसके साथ खाना शेयर करा, उसके साथ कपड़े शेयर करे या उसके साथ वॉशरूम शेयर करा, इससे फैलता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। अब हमारा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में हमारा पोलियोमाइलाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, फूड पॉइजनिंग, हुकवॉर्म इन्फेक्शंस आता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पोलियोमाइलाइटिस क्या है। पोलियोमाइलाइटिस इज अ एक्यूट सिस्टमिक डिजीज, ये हमारा एक्यूट छोटे टाइम के लिए है और ये हमारा सिस्टम को डैमेज करता है। कॉज बाय RNA, ये हमारा RNA की वजह से होता है। रेप्लिकेट मेनली इन GIT ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये हमारा रेप्लिकेट होता है, ये वाला वायरस जो पोलियोमाइलाइटिस कहलाता है। में रीच CNS, डैमेज स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा इतना रेप्लिकेट हो जाएगा, इतना डिवाइड हो जाएगा कि हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसको डैमेज खराब कर देगा। ओकेजनली रीच एंड डैमेज मेड्यूला एंड मोटर कॉर्टेक्स, और ये हमारा मेड्यूला और मोटर कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। रिजल्ट इन वेरियस डिग्री ऑफ पैरालिसिस, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 दिन, इन सम केसेस 4 to 35 डेज में भी हमको पता चल जाता है। पॉजिटिव एजेंट है पोलियो वायरस टाइप 1, 2 और 3,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मेनली ट्रांसमिट बाय थ्रू फीकल रूट ओरल और फीकल रूट, ठीक है। ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज, और एक्यूट स्टेज में ये ड्रॉपलेट से मतलब थ्रू ड्रॉपलेट भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। कंटेमिनेटेड फिंगर्स ऑफ पेशेंट, या फिर उस पेशेंट की अगर कंटेमिनेटेड फिंगर है, संक्रमित अंगुलियां हैं उनकी, उसके अंगुलियों में संक्रमण लग रखा है, तो उससे भी हमें फैल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स हमारे इस डिजीज के, इसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। इम्यूनाइजेशन में हमें पेशेंट को इम्यूनाइजेशन देना है, जैसे सेल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, या फिर 7 वैक्सीन, और पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी हम पेशेंट को देंगे या फिर पहले से दे के रखेंगे। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर हमें ऐसे कई पेशेंट दिख रहे हैं तो हमको उनको पहले आइसोलेट करके रखना है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा साफ सुथरा पानी पीने को देना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल पर्सनल हाइजीन, और उसका पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करने की उसको टिप्स देना है और उसको एनकरेज करना है। अब है हमारा सेकंड कॉलेरा। कॉलेरा भी हमारा सीवियरली एक्यूट जीआईटी इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो सीवियरली होता है और शॉर्ट टर्म के लिए, एक्यूट टर्म के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड है फ्यू आवर्स टू 5 डेज, ठीक है, थोड़े घंटों से लेके 5 दिन तक हमें कॉलेरा हो सकता है, मतलब इसका लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू फूड एंड वाटर, खाने और पीने से ये फैल सकता है। अनकंटामिनेटेड बाय फ्लाइज, ठीक है, मतलब ऐसा खाने पीने से फैल सकता है जो कंटामिनेटेड बाय फ्लाइज, जिसमें बार बार जैसे गंदा खाना हो गया, हमने खुले पे खाना रख दिया तो बार बार उसमें मक्खियां आ रही हैं, बैठ रही हैं उनसे। इंसेक्ट्स एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज, या फिर कीड़े उससे बार बार चिपक रहे हैं फिर जा रहे हैं, या हमने खाने को अच्छे से स्टोर करके नहीं रखा, तो इन सब के थ्रू भी हमें फैल सकता है खाने या पानी को। रेयरली विद contaminated hands of person who handle excreta, वॉमिटर्स एंड ऑफ पेशेंट एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर किसी ने अपने हाथों से किसी का मल मूत्र साफ किया है या फिर उसकी उल्टी साफ करी है उस पेशेंट्स की, तो ऐसे एक दूसरे से इस रूट से फैलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स इसका है सीवियरली वाटरी डायरिया, तो इसमें दस्त लगते हैं बहुत ज्यादा, और दस्त का नेचर कैसा होता है? बहुत पानी जैसा होगा, वाटरी होगा। ओकेजनल वॉमिटिंग, और कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग उल्टी भी आ सकती है। वीकनेस होगी, कमजोरी, डिहाइड्रेशन, सूख जाएगा, मतलब पानी की कमी हो जाएगी। सब नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी उसका सब नॉर्मल रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब पानी की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। पानी की कमी ऐसे हो जाएगी क्योंकि सारा पानी तो उसकी बॉडी से डायरिया से बाहर निकल जाएगा इसीलिए, और वॉमिटिंग से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन, हम पेशेंट को बिल्कुल पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोले। यूजिंग बॉइलिंग वाटर, ठीक है, पेशेंट को पीने के लिए हमेशा बॉइलिंग वाटर उबाल के ही पानी दें। अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, और जो भी केसेस हैं हमको जल्दी जल्दी डिटेक्ट करें। प्रॉपर एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और पेशेंट को हमें प्रॉपर अच्छे से और जल्द ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड डिस्चार्जेस एंड क्लोथिंग मस्ट बी डन, ठीक है। और अगर पेशेंट ने कोई कपड़े पहने हैं, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी से कोई डिस्चार्ज निकला है, कोई इन्फेक्टेड डिस्चार्ज, तो उसका हमें अच्छे तरीके से उसका डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए उसको। सैनिटेशन मस्ट बी मेंटेन, और पेशेंट का जो सैनिटेशन लेवल है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। और प्रिवेंशन यूज वैक्सीन, और अगर आपको इस डिजीज को प्रिवेंट करना हो कि वो आगे ना हो आए, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को वैक्सीन देना चाहिए। ट्रीटमेंट इज डन बाय, और ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग ओआरएस देके, एंटीबायोटिक्स देके। अब है हमारे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होगा? एक्यूट इन्फेक्शियस इलनेस, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शियस इलनेस है छोटे समय के लिए और बहुत ही संक्रमित बीमारी है। अफेक्ट जीआईटी, ये भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है, इंटेस्टाइन और गैस, स्टमक, लीवर, इन सब को अफेक्ट करता है। एंटेरिक फीवर, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर भी हम इसको बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 से 20 दिन के अंदर ही हमको इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला पैराटाइफाई ए और सैल्मोनेला पैराटाइफाई बी। इन 3 पॉजिटिव एजेंट की वजह से हमको टाइफाइड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मेनली ट्रांसमिट बाय, पहला थ्रू
और फीकल ओरल रूट। सेकंड, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर बाय सीवेज, अगर किसी ने पानी पी लिया और वो पानी सीवेज के पानी से कंटामिनेटेड हो रखा है, मिल रखा है, तो उससे भी उसको ये हो सकता है टाइफॉइड। कंटामिनेटेड ऑफ फूड फ्रॉम फ्लाइज, या फिर उसने खाना कहीं बाहर से खाया जिसमें बार बार मक्खियां आके बैठ रही हैं फिर जा रही, तो उससे भी उसको हो सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये है कि स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन यूजिंग बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर, हमें पीने के लिए बिल्कुल अच्छा उबला पानी पीना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन ऑफ केस, और केस जो भी आए उसको हमें जल्दी से डिटेक्ट कर लें। प्रॉपर एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और पेशेंट को प्रॉपर और इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव डिस्चार्जेस एंड क्लोथिंग, और जो पेशेंट का इन्फेक्टेड डिस्चार्ज निकला उसकी बॉडी से या उसने कोई क्लोथ्स पहने हैं तो उसको हम अच्छे से विसंक्रमित करें। ठीक है। सैनिटेशन मस्ट बी मेंटेन, और पेशेंट का सैनिटेशन है वो अच्छे से मेंटेन करके रखना है। फॉर प्रिवेंशन यूज वैक्सीन, मोनोवेलेंट एंटीटाइफाइड वैक्सीन, बाइवेलेंट वैक्सीन और टैब। फिर उसके बाद टाइफाइड इज डन बाय एंटीबायोटिक, और ट्रीटमेंट है जो टाइफाइड का वो एंटीबायोटिक से भी कम पूरा कर सकते हैं। अब है हमारा हेपेटाइटिस, जिसको हम जॉन्डिस या फिर पीला ज्वर भी बोलते हैं। नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल्स, इसमें क्या होता है जो हमारे लीवर के हमारे गुर्दे के जो सेल है उसका नेक्रोसिस वो सड़ने लग जाता है। इसकी वजह से क्या है, बाइल जूस जो येलो कलर का है ट्रेवल बैक इनटू ब्लड, जो बाइल जूस जो हमारे लीवर के अंदर बनता है वो हमारे ब्लड में जाके मिलने लग जाता है। तो जब वो ब्लड में जाएगा तो वो हमारे येलो कलर का होता है बाइल जूस, तो वो हमारी बॉडी को येलो कलर देगा। जैसे कि हमारी बॉडी को, हमारी आईज को और हमारे यूरिन, हमारा पेशाब में भी येलो कलर आएगा। इंक्यूबेशन पीरियड है अबाउट 2 वीक से 6 मंथ तक, हमें पेशेंट को ये साइन सिम्टम्स दिख सकते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस ए वायरस, एचएवी, हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारा फर्स्ट वन इज इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, अगर किसी ने कंटेमिनेटेड मतलब संक्रमित खाना खा लिया बाहर से, ठीक है, या पानी पी लिया, तो उसको हो सकता है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड थ्रू फीको ओरल रूट और ट्रांसमिटेड बाय फूड। प्रिवेंशन और कंट्रोल हमारा कैसा है, ब्लॉकिंग द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, अगर हम जो रूट है ट्रांसमिशन का जहां से फैल रहा है अगर हम उसको ही ब्लॉक करके रख दे, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हैं, फिजिकल आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, हम वो जो पेशेंट को अगर हमारा जॉन्डिस हो रखा है तो उसका हम पहले से पृथक्करण कर दे, आइसोलेट करके रख दे। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग शुड बी वेयर व्हाइल हैंडलिंग पेशेंट, और अगर हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको अच्छे से अपने पीपी किट पहन के पेशेंट के पास जाना चाहिए। सेल्फ केयर मेजर्स, और सेल्फ केयर खुद के लिए हम क्या करें, रेस्ट और प्लेंटी ऑफ फूड, अच्छे से रेस्ट लें, ठीक है, प्लेंटी अच्छे से खाना खाएं, पूरे न्यूट्रिशन अपने आहार में लें, हाई कैलोरी डाइट लें, ऐसी डाइट जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो। सेफ वाटर सप्लाई में क्या है, सेफ सप्लाई, सेफ वाटर, अच्छा सप्लाई वाला पानी ही पिए। कंटेमिनेटेड वाटर ट्रीटेड विद क्लोरीन, और ऐसा पानी पिए जिसको हम क्लोरीन से जो मिल रखा हो, जिसमें क्लोरीन की गोलियां। और इम्यूनाइजेशन के लिए हम एचएवी वैक्सीन और एचबीवी वैक्सीन भी लगा सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, और अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये एक्यूट छोटे समय का इन्फेक्शन है जिसमें जो स्टमक हमारे पेट की जो अंदर की लाइनिंग्स होती हैं और जो हमारे आंतों के अंदर की लाइनिंग होती है उनमें इन्फ्लेमेशन, उनका इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। और फिर क्या है, कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग फूड एंड ड्रिंक कंटेमिनेटेड, अगर किसी ने कंटेमिनेटेड मतलब दूषित खाना खाया या दूषित पानी पिया तो ये उससे भी फैल सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है उसको। बाय टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस एंड पॉइजन्स डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, दो तरीके का फूड पॉइजनिंग होता है। सबसे पहले है नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग मतलब कि फूड में अगर बैक्टीरिया कोई नहीं है लेकिन उसमें हैवी मेटल पॉइजनिंग है, मतलब ऐसा कोई मेटल खाने में डाला गया है ज्यादा जो भारी है। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, और बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग मतलब कि हमारी किसी बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो गई है, जैसे सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग और बोटुलिज्म। नॉन
बैक्टीरियल पॉइजनिंग मतलब ड्यू टू नॉन बैक्टीरियल रीजन की वजह से होता है, लाइक मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है, मशरूम की पॉइजनिंग हो गई किसी ने, फ्रूट कंटामिनेटेड बाय पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, ऐसे फ्रूट्स जो जो दूषित हो के हो पेस्टिसाइड से, मतलब जैसे किसान हम खेतों में कीड़े कीड़े नाशक दवाई डालता है ना जिससे उसकी फसल खराब ना हो, तो उसने उस टाइम पे कोई भारी मात्रा में कोई पेस्टिसाइड यूज कर लिया जो अगर इंसान खाए तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो इस तरीके से हमें नॉन बैक्टीरियल पॉइजनिंग हो जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड मेटल पॉइजनिंग। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग में हमारा सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग पॉजिटिव एजेंट है, सैल्मोनेला टाइफाई मेरियम मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कैसे फैलेगा, जब हमने कच्चा कोई खाना खा लिया और अंडर कुक्ड कंटेमिनेटेड एग, और आपने दूषित अंडे खा लिए जो अच्छे से पकाए नहीं, उबाले नहीं, या मीट खा लिया जो अच्छे से पका नहीं है, कच्चा हो, या दूध पी लिया जिसको उबाल नहीं रखा है अच्छे से। इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 48 आवर्स। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हमारा कैसे होगा, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग से होता है, पॉजिटिव एजेंट है स्टेफाइलोकोकल ऑरियासिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय ईटिंग कंटामिनेटेड सलाड्स, कस्टर्ड, एग, मीट और मिल्क एक्सेट्रा। जब आपने किसी ने दूषित सलाद खा लिया हो, कस्टर्ड खा लिया हो, दूषित अंडे खा लिए हो जिसको अच्छे से ना पकाया गया हो, मीट या फिर मिल्क। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 8 आवर्स, 1 से 8 घंटे तक। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग बॉटुलिज्म, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव एजेंट है इसका, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ठीक है, और मोड ऑफ इन्फेक्शन है जब इनप्रॉपर फूड, ठीक है, अच्छे से खाना ना पकाया हो, उसमें क्या क्या चीज जैसे फिश, होम कुक चीज, घर पे बनाई हुई पनीर को अच्छे से ना पकाया, और लो एसिड फूड, ऐसे फूड जिसमें कम एसिड हो। तो प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे फूड पॉइजनिंग की, फर्स्ट है फूड सैनिटेशन, इसमें क्या, अवॉइड इरिटेशन फ्रॉम फूड हैंडलिंग। अगर कोई घर पे आपके बीमार हो तो उसको मना करना है कि वो खाना ना बनाए। अवॉइड हैंडलिंग ऑफ हैंड्स एंड क्लीन डिशेस एंड यूटेंसिल्स, ठीक है, जब आप बर्तन धो रहे हो या खाना पका रहे हो उस टाइम को अपने आप को अच्छे से साफ हाथ धोकर ही करना चाहिए। डोंट यूज अनवॉश यूटेंसिल्स, कभी भी जो बर्तन धुले ना हो वो बर्तन नहीं यूज करने चाहिए खाना खाने के लिए या पकाने के लिए। डू नॉट यूज फूड दैट हैव अनयूजुअल ऑर्डर और स्पॉइल्ड टेस्ट, और ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसको जब आप सूंघो तो एक अजीब सी दुर्गंध आए, या जब आप इसको पकाओ तब आए। मीट इंस्पेक्शन, जब आप कभी भी मीट खरीद रहे हो या खा रहे हो तो इसको अच्छे से इंस्पेक्ट करके लेना चाहिए, ठीक है, कि उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। रेफ्रिजरेशन, ठीक है, खाना और सब्जियां बचा हुआ हमेशा फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। केयरफुली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ फूड फ्रॉम होटल्स रेस्टोरेंट्स और टाइम टू टाइम, ठीक है, जब भी आप कभी होटल में खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, तो आपको टाइम टू टाइम वहां पर मतलब अच्छे से खाना देख के परख के खाना चाहिए। हुकवॉर्म इन्फेक्शन को हम एनसाइट सलाइटोमियासिस भी बोलते हैं, ये हमारा स्मॉल वॉर्म्स से होता है, अटैच टू वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये हमारी आंतड़ियां जो होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन, ये वहां पर ये इन्फेक्शन जाके कर लेता है, चिपक जाता है, कॉजेज ब्लीडिंग एंड पॉइजनिंग, हमारे फिर आंतड़ियां के अंदर अपने आप ही ब्लीडिंग, खून निकलता है और पॉइजन बनने लग जाता है। पॉजिटिव एजेंट है हमारे इसके एंसाइटो ड्यूडेनल और नेक्टर एम्ब्रियोसिस, ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टाइनी वॉर्म पेनिट्रेट द बेस ऑफ फीट ऑफ दोज वर्किंग ऑन फील्ड, और ये जो लोग खेतों में ज्यादा काम करते हैं तो ये जो छोटे से वॉर्म, छोटे से कीड़े होते हैं, ये पैर में जाके चुप जाते हैं। ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू लेग्स एंड आर्म्स, और ये हाथ और पैरों से भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। साइलेंट सिम्टम्स है पेशेंट अपेयर पेल एंड वीक, पेशेंट बिल्कुल पीला पड़ जाता है और बहुत पतला हो जाता है, सफर फ्रॉम ब्रिंगिंग ऑफ ईयर, डिजीनेस, हेडेक एक्सेट्रा, और उसको कानों में घंटी सी कुछ आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है कान बज रहे हैं। डिजीनेट डिजीनेस, पेशेंट बहुत थका थका रहेगा, हेडेक, सर दर्द रहेगा। इन सीवियर केस हार्ट इज एनलार्ज, और कोई कोई केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाए तो हमारा जो हार्ट होता है, दिल, वो बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, नॉर्मल जितना साइज होता है उससे बड़ा। नॉजिया एंड वॉमिटिंग आर फ्रीक्वेंट, उल्टी बहुत फ्रीक्वेंट है। मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, और जो मेंटली दिमागी तौर से वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते।
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है इसके, बाय यूजिंग और प्रोवाइडिंग सीवेज सिस्टम, सैनिटरी लैट्रिन्स प्रोवाइड टू अवॉइड ओपन एयर डेफिकेशन पे। हर इलाके में एक सैनिटरी लैट्रिन्स होनी चाहिए ताकि लोग खुले में शौच ना करें। ह्यूमन वेस्ट एंड एक्सक्रीटा शुड नॉट बी यूज्ड इन फील्ड्स, और जो ह्यूमन का वेस्ट है, ठीक है, मलमूत्र है और एनिमल, वो हमें प्रॉपर खेतों में यूज नहीं करनी चाहिए। शूज शुड बी worn बाय ऑल वर्कर्स, और जो खेतों में काम करते हैं उनको हमेशा शूज पहन के रखने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज खत्म हो चुका है।